हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज का जो डिस्कशन है वो ये कि यूरोप में फासिस्टवाद का उदय के क्या कारण थे, विशेष करके इटली और जर्मनी के संदर्भ में जो फासीवाद और नाजीवाद का उदय हुआ था उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। आज इसका पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में हम लोग इटली में फासिस्टवाद उदय के विभिन्न कारणों को लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो यूरोप में फासीवाद जो प्रतिक्रांति उदय हुआ या इटली में जो फासीवाद की प्रतिक्रांति उदय हुई, इसके मुख्य रूप से दो कारण थे, अर्थात दो वो जनरल कारण थे या दो वैसे कारण थे जिन्होंने पूरे यूरोप में जो है क्या किया था, इस प्रतिक्रांति को जो उदय में एक सहायक भूमिका निभाई थी। पहला जो कारण था वह था वर्ल्ड वॉर और दूसरा जो रीज़न था रूस में बोल्शेविक वार। बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी रूस में 1917 की या अक्टूबर 1917 की जो क्रांति हुई थी, जिसे बोल्शेविक वार कहा जाता है। इस बोल्शेविक वार ने रूस में श्रमिकों, औद्योगिक मजदूरों की जो सरकार है उसे स्थापित कर दिया था। ये एक प्रकार का क्या था ना, साम्यवाद की सरकार जो है वहाँ स्थापित हो गई थी। हालांकि बाद में जो है लेनिन के द्वारा नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया था जो साम्यवाद से थोड़ा भिन्न था। फिर भी ये जो बोल्शेविक वाद है, ये जो बोल्शेविक क्रांति है, उसने पूरे विश्व को दो गुटों में बांट दिया था। एक तरफ पूंजीवाद थी और दूसरी तरफ क्या थे तो साम्यवाद थे। कई देशों में साम्यवाद की जो है सरकारें स्थापित होना प्रारंभ हो गए थे। तो इसी साम्यवाद ने अन्य देशों को प्रेरित किया, अर्थात अब वे जो है डेमोक्रेसी को पसंद नहीं कर रहे थे और डेमोक्रेसी को हटाते हुए वे लेनिन की तरह ही एक ऐसे ही सरकार स्थापित करना चाहते थे जो श्रमिकों की हो, मजदूरों की हो और जो सोर्सेस है अर्थात कारखानों पर या जो सरप्लस प्रोडक्शन है उस पर जो है मजदूरों का क्या श्रमिकों का और मजदूरों का आधिपत्य हो। लेकिन हर जगह जो है इस प्रकार के फैक्टर नहीं होने के कारण जो है वहीं पर देखा गया कि यहाँ क्या हुआ ना, फासीवाद का उदय हुआ। तो अब हम लोग दूसरे रीज़न को लेकर के डिस्कशन करेंगे कि विश्व युद्ध, क्या विश्व युद्ध के कारण जो है फासीवाद का उदय हुआ था या विश्व युद्ध फासीवाद के उदय में एक क्या है ना कारक के तौर पर काम किया था। तो इसका उत्तर है कि बिल्कुल विश्व युद्ध भी एक कारण था। विश्व युद्ध के बाद क्या कुछ हुआ? विश्व युद्ध के बाद दो लक्ष्य जो है सभी देशों ने मिलकर के निर्धारित किए थे। एक था कि इंटरनेशनल पीस स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना, अर्थात किसी प्रकार का युद्ध ना होने चाहिए। और इसके लिए जो है पेरिस शांति सम्मेलन को अपनाया गया था, जिस पर जो है जर्मनी पर जो है युद्ध का भार चढ़ा दिया गया था। हालांकि उन्होंने प्रयास तो शांति स्थापना का किया था, लेकिन ये विपरीत तरफ चला गया और जर्मनी में जो है नाजीवाद का उदय हुआ बाद में जाकर के। साथ में डेवलपमेंट इन जो है डेमोक्रेसी सिस्टम, युद्ध के बाद ये निर्धारित किया गया कि अधिकांश देशों में जो है लोकतंत्र या गणतंत्र स्थापित किया जाए। इस दोनों को लेकर के जो है काम करने के लिए आगे बढ़ा गया। गणतंत्र की स्थापना तो कई देशों में की गई, लेकिन युद्ध के तौर पर जो भारी क्षतिपूर्ति है उसके कारण आर्थिक स्थिति क्या हो गए, वहाँ खराब हो गए और इसके कारण लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। वे गणतंत्र से जो है चिढ़ने लगे। उन्हें लगा कि उनके राज्य या उनका जो आज आर्थिक स्थिति या जो समस्याएं हैं वो गणतंत्र के कारण हुआ है और इस प्रकार वे एक तंत्र की भावना की ओर या एक दलीय जो भावना है जिसे हम कहते हैं फासिज्म की ओर क्या होना आकृष्ट हुए और इस प्रकार यूरोप में जो है फासीवाद का उदय हुआ। मूल रूप से दो कंट्री इटली और जर्मनी में जो है फासीवाद का उदय हुआ। अब यहाँ पर एक डिस्कशन जो है करना चाहेंगे वो ये कि इटली में फासीवाद का उदय क्यों हुआ। जर्मनी में देखिए, जर्मनी में फासीवाद के उदय के कारण थे क्योंकि जर्मनी में शुरू से ही बिस्मार्क जैसे शासक जो है जर्मनी ने देखा था, जिसने पूरे जर्मनी का क्या किया था, यूनिफिकेशन किया था और उसने जो है एक सशक्त नीति को अपनाते हुए जर्मनी का एकीकरण किया था। इटली की अगर हम बात करें, इटली के कई क्षेत्र जो है बिस्मार्क की सहायता से ही इटली में जो है क्या हुए थे, समावेशित हुए थे। उनमें वेनेशिया का क्षेत्र, जब जर्मनी के द्वारा सेडेवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया गया था
तो उसके बदले में जो वेनेशिया का क्षेत्र है वो इटली को दे दिया था जो है जर्मनी के द्वारा। तो जर्मनी और इटली एक समय क्या थे ना, काफ़ी क्लोज थे, एक दूसरे के कह सकते हैं कि दोस्त मित्र की तरह थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में इटली का जो प्रवेश हुआ वो मित्र राष्ट्रों की ओर से हुआ था और वे जर्मनी के विरुद्ध या जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के विरुद्ध खड़े हुए थे या सेंट्रल पावर के विरुद्ध खड़े हुए थे। और इसके पीछे कुछ जो है विशेष कारण था और वो विशेष कारण था लंदन शांति समझौता, लंदन गुप्त समझौता हम कहेंगे। इस गुप्त समझौते में जो है इंग्लैंड के साथ और फ्रांस के साथ जो है इटली का क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था जिसमें इटली को कुछ राष्ट्र, कुछ राज्य या कुछ प्रांत प्राप्त होने थे जो वो चाहता था। और इस संदर्भ में ही उसने जो है विश्व युद्ध में अपने सेंट्रल पावर जर्मनी के अगेंस्ट या ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट में जा करके युद्ध लड़ा था। पश्चिमी मोर्चे पर जो है उसने ऑस्ट्रिया को पराजित किया था और युद्ध में जो है मित्र राष्ट्रों का सहयोग किया था। तो यहाँ देखा जा रहा है कि जर्मनी में जो है फासीवाद का उदय अर्थात एक व्यक्ति की शासन की भूमिका पाए जाना वो पूर्व से ही था, क्योंकि पूर्व से ही था अर्थात बिस्मार्क जो है इसका हम कह सकते हैं पूर्वगामी था। लेकिन इटली में जो है अचानक जहाँ गणतंत्र या प्रजातंत्र थे और वहाँ अचानक जो है फासीवाद का उदय होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। और कहा जाता है कि फासीवाद का उदय जिस शासक के द्वारा किया गया था या जिसने इसकी बागडोर संभाले थे मुसोलिनी, वो एक पूर्व में क्या था ना, समाजवादी था और बाद में उसी व्यक्ति ने ही जो है समाजवाद का, साम्यवाद का विरोध करते हुए फासीवाद को जो है अपनाया था। तो चलिए क्या कुछ हुआ था इटली को लेकर के क्या करेंगे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जाने से पहले जो है एक सम्मेलन, एक पॉइंट, एक टॉपिक को डिस्कशन करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो है पेरिस की जो पीस कॉन्फ्रेंस है। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919 और 1920 को हुआ था और क्या कुछ हुआ था। और इस पेरिस शांति समझौते ने ही कई देशों में जो है फासीवाद के उदय में जो एक कहना प्रमुख भूमिका निभाया था। या हम कह सकते हैं खास करके इटली और जर्मनी में ही क्यों फासीवाद के उदय हुए, उनके कुछ विशेष कारण थे और उनमें से एक कारण था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919-1920। तो ये क्या कुछ था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, उसको लेकर के क्या करेंगे शॉर्ट में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उसके बाद मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित जो सेंट्रल पावर है उन पर जो है अपनी शर्तें थोपे जाने के लिए कई बैठकों के बाद जो है 14 शर्तें तय की गई थी। ये जो मित्र राष्ट्र थे उनमें कौन कौन थे, तो इनमें थे ब्रिटेन थे, इनमें फ्रांस थे, इनमें यूएसए था, इनमें इटाली भी था। और जो सेंट्रल पावर थे वो कौन थे, जो पराजित हुए थे, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी थे और तुर्की थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की पर जो है सारा बोझ डाल दिया गया था। जो शांति पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें शर्तें तय की गई थी और इस शर्तों के साथ बाद में जाकर के 5 और संधि की गए। अलग अलग इस संधि समझौते के तहत अलग अलग जो राष्ट्र हैं अर्थात ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, तुर्की, इन पर क्या किया गया, दबाव डाला गया और इन्हें सीमित किया गया और युद्ध का भार भी इन पर जो है डाला गया। तो एक तरफा जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के तहत कुछ राज्यों पर क्या हो गए ना, कुछ राष्ट्रों पर क्या गए बहुत ज़्यादा दबाव जो है दिया गया था और जिसके कारण वहाँ के जनता जो है क्या थे ना, वो क्रोधित थे और वे क्या चाहते थे कि वहाँ एक ऐसी सरकार स्थापना हो जाए जो उनके सम्मान को वापस दिलाए। इनमें आप जर्मनी को देख सकते हैं। जर्मनी में ठीक इसी प्रकार की घटना हुई थी। वर्साइल की जो ट्रीटी हुई और वर्साइल की ट्रीटी में जर्मनी के ऊपर संपूर्ण बोझ डाल दिया गया युद्ध का और इससे जर्मनी के लोग क्या हुए, नाराज हो गए। जब उन पर युद्ध का जो है क्या सौंपा गया ना, युद्ध उनके कारणों से ही हुआ है ऐसा कहते हुए जब उन पर जो है युद्ध का भार सौंप दिया गया तो वहाँ के लोग नाराज हो गए, क्रोधित हो गए और अब वे चाहते थे कि जर्मनी एक ऐसे सशक्त व्यक्तियों के हाथ में हो जो जर्मनी के सम्मान को पुनः स्थापित करे। जिस प्रकार बिस्मार्क के द्वारा जो है पूर्व में जर्मनी का यूनिफिकेशन किया गया था, जर्मनी को एक पूरे यूरोप में एक पावर के तौर पर बनाया गया था,
ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ भी जो है हम देख पा रहे हैं कि नाजीबाद का जो उदय हुआ था वो भी इसके पीछे इसका कारण था। चलिए, तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा सा और डिटेल कर लेते हैं। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में बिग फोर की कल्पना की जाती है। तो ये हु दे आर द बिग फोर, ये बिग फोर कौन थे? तो इनमें बिग फोर में जिन्होंने इन शांति जो शर्तें हैं उनको तय किया था, इनमें जो सबसे प्रमुख भूमिका थी 4 महान हस्तियों के थे। इनमें थे फ्रांस के पीएम क्लेमेंसियो थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड थे, अमेरिका के प्रधानमंत्री वुडरो विल्सन थे और इटली के जो प्रधानमंत्री थे विक्टर एमानुएल ऑर्नेल्डो। इन चारों ने मिलकर के जो है पेरिस कॉन्फ्रेंस में शर्तें तय की, जिसका आने वाला जो समझौता हुआ था वो वर्साइल सम्मेलन और अन्य 4 और सम्मेलन हुए थे। उसी के तहत जो है ये जो शांति समझौते या जो शर्त है वो लाद दिए गए थे। तो ये जो 4 समझौते हुए थे वो कब कब हुए थे उसको लेकर के थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुआ था, मूल रूप से जर्मनी के ऊपर सारी चीज़ें डालने के लिए। इसके बाद हुआ सेंट जर्मन की संधि जो कि 10 सितंबर 1919 को हुआ, ऑस्ट्रिया के ऊपर प्रभाव डालने के लिए। न्यूली की संधि जो कि 27 नवंबर 1919 को हुआ, बुल्गारिया के ऊपर जो है दबाव डालने के लिए। ट्रायोन की संधि 4 जून 1920 को हुआ था, हंगरी के ऊपर दबाव डालने के लिए। और सेवेरेस एवं लाजेन की संधि, ये दोनों संधि, सेवेरेस की संधि जो है वो 1920 को होता है और लाजेन की जो संधि है वो 1923 को होता है और इसके तहत तुर्की को विभाजित करते हुए तुर्की के ऊपर दबाव डाला गया। तो देख पा रहे हैं कि जो पेरिस शांति समझौते, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अन्य 4 जो समझौते हुए, उन समझौतों में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में बने 14 सूत्री जो शर्तें थे उन्हें इन राष्ट्रों पर लाद दिया गया और उनके अंदर में जो है एक अग्नि की ज्वाला जो है क्या थी, भड़क रहा था और वे चाह रहे थे कि उनके कोई एक ऐसा शासक उत्पन्न हो या कोई एक ऐसा पार्टी उत्पन्न जिसके तले जो है उस राज्य का सम्मान पुनः वापस आ जाए। तो यही कारण है इटली और जर्मनी पर जो है प्रभाव पड़ा। अब आप कहेंगे कि आखिरकार इटली पर क्यों प्रभाव पड़ा? इटली तो पराजित देशों के और नहीं था, इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा था, उसे तो जीत का हिस्सा मिलने वाला था। लेकिन फिर भी इटली में फाशीवाद का उदय क्यों हुआ, इसको लेकर के जो है आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो है इटली में जो है फाशीवाद के उदय के क्या कुछ कारण रहे। चलिए, तो इटली में फाशीवाद उदय के कुछ कारण, तो हम लोगों ने जो है 2 पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लिया कि पूरे यूरोप में फाशीवाद उदय के 2 कारण रहे। एक तो वर्ल्ड वार, दूसरा था बोल्शेविक रेवोल्यूशन। बोल्शेविक रेवोल्यूशन ने साम्यवाद को बढ़ावा दिया और साम्यवाद के डर से जो है अधिनायकवाद या सर्वसत्तावाद या फाशीवाद का उदय हुआ या जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ, ऐसा जो है हम कह सकते हैं। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन ने राज्यों में जो है कुछ लोगों के मन में, कुछ ग्रुप्स के मन में भय उत्पन्न किया और इस भय का परिणाम था फाशीवाद का उदय। और वर्ल्ड वार के पीस कॉन्फ्रेंस में, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में इसे और भी आगे बढ़ाया। तो ये कारण था पूरे यूरोप में जो है फाशीवाद के उदय के। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे आखिर इटली में फाशीवाद का उदय क्यों हुआ, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जर्मनी में उदय होना तो स्वाभाविक सी घटना है, क्योंकि जर्मनी युद्ध में पराजित हुआ, उस पर संपूर्ण युद्ध का भार डाल दिया गया। तो जर्मनी में जो है एक गहरी समस्या आकर के गिरा। युद्ध के बाद प्राप्ति तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन युद्ध के जो समस्याएं हैं पूरे यूरोप का भार उस पर गिर गया और जर्मनी में फाशीवाद, जो नाजीवाद के तौर पर या अधिनायक तंत्र की जो तंत्र है वो उत्पन्न होना एक स्वाभाविक सी घटना लगती है। अर्थात वहाँ के लोग किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो उन्हें सम्मान दिला सके, उन्हें पूरे यूरोप में जो उन राज्यों, उन राष्ट्रों के बराबर बराबर का पोजीशन दिला सके। और इसी तरह हमें देखने को मिला कि वहाँ जो है हिटलर का उदय हुआ। चलिए आगे, आखिरकार इटली में क्या कुछ कारण था? तो इटली के पीछे जो कारण था उस कारण को एक शॉर्ट में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। वो ये कि लेनिन चिरंजीवी हो, ये एक नारा, ये एक स्लोगन है जो इटली में कहा जाता था कि लेनिन चिरंजीवी हो। अर्थात वे बोल्शेविक बाद से क्या थे ना, प्रेरित थे। बोल्शेविक बाद से प्रेरित होने के कारण श्रमिकों और मजदूरों ने जो है
क्या किया, ना कारखानों पर अधिकार कर लिया, उन्होंने जो है भूमियों पर अधिकार कर लिया, और इसके फलस्वरूप जो है वे चाहते थे कि यहाँ लेनिन की तरह कोई क्या बने, ना कोई जो है लीडर बने जो इसे कम्युनिज्म या साम्यवाद के तौर पर चलाए। लेकिन कृषि श्रमिकों और मजदूरों का जो ये प्रयास था वो संभव नहीं हो पाया। उनके पास कच्चे माल की आपूर्ति थी, उनके पास अनुभव नहीं था, और इस कारण से वे यहाँ फेल हो गए और इटली में जो है साम्यवाद का प्रसार नहीं हुआ, बल्कि इस साम्यवाद को आधार बनाते हुए ही फासीवाद का उदय होना प्रारंभ हो गया था। अर्थात साम्यवाद के हम कह सकते हैं कि काउंटर के तौर पर जो है क्या उत्पन्न हुआ, ना फासीवाद का उदय हुआ। चलिए, तो अब इटली में फासीवाद के उदय का जो सबसे पहला कारण था वो था पेरिस शांति सम्मेलन। थोड़ा और डिटेल करते हैं, पेरिस शांति सम्मेलन में कितने सम्मेलन हुए थे, पेरिस शांति सम्मेलन में किन किन कौन कौन से राष्ट्र भाग लिया था, इनको लेकर के मैंने डिस्कशन किया। लेकिन वाई इटली, पेरिस शांति सम्मेलन से इटली को क्या घाटा हुआ उसको लेकर के डिस्कशन करते हैं। इटली और जर्मनी आपस में क्या थे, एक तरह से एक सहयोगी भूमिका के तौर पर थे। अगर आपको याद होगा कि इटली के एकीकरण में वेनेसिया का जो प्रांत है वो सेडेवा के युद्ध में जब जर्मनी ने या बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया था तब उससे प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार इटली और जर्मनी एक सहयोगी भूमिका पर थे। लेकिन क्या कुछ हुआ कि इटली को जो है जर्मनी के विरोध में जाना पड़ा, और इसके पीछे उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, और ये महत्वाकांक्षा था कुछ प्रांतों को प्राप्त करना। इसके लिए 1915 में जो है उसके मित्र राष्ट्रों के साथ उसका क्या हुआ, समझौता हुआ। लंदन में ये गुप्त समझौता हुआ था, और इस गुप्त समझौते के तहत उसे पश्चिमी मोर्चे पर ऑस्ट्रिया को क्या करना था, ऑस्ट्रिया से लड़ना था। जून 1918 में जो है ऑस्ट्रिया को उसने पराजित भी कर दिया इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता से। अब गुप्त संधि के अनुसार इटली को क्या कुछ प्राप्त होने वाला था। इटली की मांगों में था कि ट्रेंटिना उसे प्राप्त हो, ट्रिस्ट उसे प्राप्त हो, इरिट्रिया उसे प्राप्त हो, फ्यूमा उसे प्राप्त हो, फ्यूम उसे प्राप्त हो, डोलमेसिया के तटीय क्षेत्र उसे प्राप्त हो। इसके अलावा जो ब्रेनर के दर्रे हैं, ब्रेनर के दर्रे प्राप्त हो, और अल्बेनिया जो है उसे प्राप्त हो। ये सभी जो है डिमांड वो गुप्त समझौते के तहत उसने रखा था, और वो चाहता था युद्ध में विजय होने के बाद उसे प्राप्त हो। लेकिन युद्ध के बाद जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इस संधि को जो है कहीं ना कहीं मानने से इनकार कर चुके थे, जिसके कारण इटली को बहुत ही चोट पहुंचा, और इटली को लंदन के समझौते के तहत कुछ ही क्षेत्र मिले। अर्थात उसे जो है ट्रेंटिनो का क्षेत्र मिला, डॉलमेसिया का तटीय क्षेत्र मिला, दक्षिणी टिरोल से जो है उसे संतोष करना पड़ा, और फ्यूमा जो है उसे प्राप्त नहीं हुआ, फ्यूम उसे नहीं प्राप्त हुआ। फ्यूम के ना मिलने के कारण इटली के लोग नाराज़ थे, चूँकि वो एक आस लगाए हुए थे कि उन्हें फ्यूम का प्रदेश मिलेगा। और फिर देखा गया बाद में फासिस्ट वर्गों के लोगों के द्वारा फ्यूम पर अधिकार कर लिया गया। तो इस प्रकार जो है फ्यूम पर अधिकार कर लेना, या जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में इटली की जो डिमांड है वो पूरा ना होना, या लंदन समझौते के तहत जो डिमांड थे वो पूरा ना होना, इटली के लोगों में जो है एक क्या है नेगेटिव वातावरण को बना देता है। और वे जो है अब चाहते थे कि हमें ये जो कमज़ोर जनतंत्रवाद है या गणतंत्रवाद है इसे नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, एक ऐसे शासक चाहिए या एक ऐसे दल की सरकार चाहिए जो इटली को मजबूत बनाए। और इसी के कारण जो है हम कह सकते हैं इसी के कारण क्या हुआ था ना, फासीवाद का उदय हुआ था। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इटली पर युद्ध का भार, आर्थिक असंतोष के तौर पर इसे हम देख सकते हैं। वर्साई की संधि से जो है इटली को बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि 9000 वर्ग मील का क्षेत्र प्राप्त हुआ, साथ में 16 लाख की जनसंख्या में वृद्धि हो गई। लेकिन जो इटली का जो अपना जो लॉसेस हुआ था, मानव लॉस हम जिसे कहते हैं, 10 लाख से ज़्यादा जो है क्या है ना आहत हुए थे, 12 अरब डॉलर की उनकी आर्थिक व्यय हुआ था, 3 अरब डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ था। उसका क्या, वो भरपाई जो है उसके 9000 वर्ग मील से नहीं हो पा रहा था,
चूँकि उसे पेरिस शांति जो लंदन समझौते की तरफ से कुछ ही क्षेत्र मिला था और उस कुछ क्षेत्र से वो नाराज़ था। तो एक प्रकार का आर्थिक भार जो है किस पर पड़ा, इटली पर पड़ा। यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए, यहाँ के जो राष्ट्रीय ऋण है वो अधिक हो गया, मुद्रा का मूल्य जो है बहुत कम हो गया, जिसके कारण कहा जाता है कि इटली के लोग उस समय एक नारा लगाते थे या स्लोगन के तौर पर पढ़ते थे कि युद्ध में उसने तो विजय प्राप्त कर लिया है परंतु उनकी शांति जो है वो खो चुका है, चूँकि आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हो चुका था इटली पर और अब वे जो है इस सिचुएशन से बाहर होना चाहते थे और इस सिचुएशन को जो है फासीवाद के उदय में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। चलिए एक और प्रमुख कहेंगे कि प्रबुद्ध विचारकों का जो सिद्धांत है उनमें हेगल का जो राज्य सिद्धांत है, कहीं ना कहीं जो है हेगल के राज्य सिद्धांत ने इटली को क्या कहना काफ़ी प्रभावित किया। सिर्फ इटली को नहीं, उस समय काल के दौरान कई राज्यों को हेगल के थ्योरीज ने प्रभावित किया था। हेगल ये जब मानता था कि राज्य ईश्वर का रूप है, अर्थात वो गॉड है और राज्य कभी गलत नहीं हो सकता। चूँकि ईश्वर गलत नहीं होता तो राज्य कभी गलत नहीं हो सकता है। राज्य का निर्णय सर्वोपरि व्यक्ति का जो अधिकार होगा वो राज्य ही प्रदान करेगा, व्यक्ति का अपना कोई अधिकार नहीं है। अर्थात व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, लोग सर्वोपरि नहीं है, राज्य सर्वोपरि है। मनुष्य राज्य के आदेशों को पालन करके ही क्या कर सकता है, उन्नति कर सकता है। तो इस प्रकार राज्य को सर्वोपरि बनाना और लोगों को निम्नतर स्थिति में लाना जो है हेगल के थ्योरी का प्रभाव जो है लोगों पर पड़ा, जिसके कारण कुछ वर्ग उदय होकर के आए जिन्होंने राज्य को सर्वोपरि बनाया और राज्य को क्या कहा कि उस सम्मान जो युद्ध में जो उनके सम्मान की हानि हुई है उसे उठाते हुए जो है राज्य को मजबूत बनाया जाएगा। और इसी के तहत जो है देखा गया कि क्या हुआ ना, फासीवाद का उदय हुआ। इटली में हेगल की थ्योरी को जो है जेंटिल तथा प्रोजोलिन के द्वारा प्रचार किया गया था और फासिस्ट दल के द्वारा इसका लाभ मिला। ये जो भावनाएं हैं जब लोगों के मध्य गया तो राज्य को वो सर्वोपरि माने और राज्य को जो है फिर से पुनः स्थापित करने के लिए जो है फासीवाद को उन्होंने समर्थन दे दिया। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो है साम्यवाद की जो भावना है। साम्यवाद की भावना ने भी जो है क्या किया था ना, साम्यवाद का जो प्रचार है उसने भी जो है इटली में फासीवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। साम्यवाद के कारण हुआ क्या, साम्यवाद के कारण श्रमिक मजदूर जो है वो मजबूत स्थिति में आ गए, पूंजीपति वर्ग कैपिटलिस्ट वर्ग जो है कमज़ोर स्थिति में थे, जमींदार वर्ग जो है वो कमज़ोर स्थिति में थे। तो उनके अंदर में डर समाया हुआ था, तो वे चाहते थे कि उनके सुरक्षा के लिए कोई ऐसा व्यक्ति आए और इसका लाभ जो है फासिस्ट पार्टी को प्राप्त हो और मुसोलिनी ने इससे जो है वो व्यक्ति बन करके उभरा। अर्थात साम्यवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है फासीवाद का उदय हुआ। तो सीधी सी बात है कि साम्यवाद के डर के कारण फासिस्टों ने ये कहा कि वे साम्यवाद से उनका सुरक्षा करेंगे कि नहीं तो कैपिटलिज्म को, जमींदारों को या एक वर्ग को, और इस वर्ग ने अपनी सुरक्षा के लिए जो फासिस्ट को और आगे बढ़ाता चला गया। साम्यवाद के प्रभाव को अगर देखना चाहे तो नवंबर 1919 में जब संसद का चुनाव हुआ था तो समाजवादियों को जो 156 सीट यहाँ प्राप्त हुआ था। ये साम्यवाद का जो है क्या कह सकते हैं कि सीधा प्रभाव था। लेकिन इटली में फिर भी साम्यवाद स्थापित नहीं हुए क्योंकि फासिस्टों ने उस समय तुरंत काउंटर करते हुए जो यहाँ साम्यवाद को हटा करके जो है फासिस्टवाद के तौर पर जो है अधिनायक तंत्र की स्थापना कर दिया। इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीयता पर जो आघात है, राष्ट्रीयता की जो भावना में वृद्धि हुआ था, ये भी एक प्रमुख कारण है। इटली चाहता था कि वो ट्यूनिस पर अधिकार करे, लेकिन देखा गया बाद में जो है फ्रांस जर्मनी की सहायता से 1881 में इस पर अधिकार कर लिया। वो चाहता था कि अबिसीनिया पर अधिकार करे, लेकिन 1896 में इटली अबिसीनिया से पराजित हो गया। युद्ध में आपने देखा कि लंदन गुप्त समझौते पर उसने एक बड़े क्षेत्रों को मांग किया था, लेकिन युद्ध के बाद उसे बहुत छोटे क्षेत्रों से क्या करना पड़ा, संतोष करना। और इन सब से जो है इटली के लोग ये समझ रहे थे कि उन्हें ठगा गया है और वे असंतोष की भावना से जो है प्रेरित थे। तो इसी भावना ने राष्ट्रीयता की भावना को उदय किया और वे चाहते थे कि फासिस्ट के तौर पर जो है वो क्या करे, राज्य को संभाले और उसके सम्मान को पुनः वापस लाए। तो इस तरह राष्ट्रीयता की भावना ने ये जो है फासिस्टवाद के उदय में एक सहायक भूमिका निभाया। साथ में
जो है हम साथ में एक और हो सकता है कि जो सरकार की अकर्मण्यता है। जब युद्ध में पेरिस शांति समझौते के बाद इटली की स्थिति खराब हो गई, तो वहाँ के जो शासक है उन्होंने ये कोशिश भी नहीं किया कि वो जनता का विश्वास को जीते या इस स्थिति से जो है जनता को बाहर निकाले या इटली को बाहर निकाले। इटली का अवस्था और भी ख़राब हो गया और इसके कारण विन लोगों ने जो है सरकार पर भरोसा करना बंद कर दिया। अब वे सरकार बदलना चाहते थे, इवन उन्होंने सिद्धांत को ही बदल दिया और जनतंत्रवाद की जगह पर उन्होंने फासिस्टवाद को चुना। तो इस प्रकार कई कारणों से जो है जो क्या है ना, इटली में जो है क्या फासीवाद का उदय हुआ, या हम कह सकते हैं कि पूरे यूरोप में फासीवाद उदय के दो कारण थे। एक तो था बोल्शेविक क्रांति जिसके काउंटर के तौर पर फासीवाद का उदय हुआ, और दूसरा था पेरिस शांति सम्मेलन जिसमें जो है बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जिन पर गहरा प्रभाव पड़ा था युद्ध के बाद, चाहे वो आर्थिक प्रभाव हो, चाहे वो उनको संपत्ति ना प्राप्त हो या उनकी संपत्ति लॉस हो गया हो, जैसे जर्मनी के केस में ऐसा हुआ था। और इटली के केस में जिस भावना से वो युद्ध में शामिल हुए थे उस भावना का पूरा ना होना था, तो उन्हें वो क्षेत्र ना मिलना। तो कई ऐसे भावनाएं हैं मुख्य रूप से जो पेरिस शांति सम्मेलन ने जिसके द्वारा उत्पन्न हुआ, या हम कहेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध ने जिसको उत्पन्न किया था, और इसी उत्पन्न होने के कारण उन्होंने जनतंत्रवाद और डेमोक्रेसी पर जो है गणतंत्रवाद पर उन्होंने अपना भरोसा खो दिया और फासिस्टवाद को समर्थन दिया। आने वाले आगे के क्लासेस में हम लोग मुसोलिनी के उदय को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मुसोलिनी के द्वारा जो नीतियाँ अपनाई गई थी इटली में उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। ईगल IAS स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।